DPP4 जो है ये हमारे DPP4 का अगर हम नॉर्मली काम देखें तो इसका नॉर्मली काम क्या है कि इसने GLP-1 को डिग्रेड कराना है या अदर इंक्रेटिन्स को। इंक्रेटिन्स का फंक्शन हम अभी पढ़कर आए हैं कि उसने क्या करना था, इन शॉर्ट कि आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज को एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखना था, सेटाइटी की फीलिंग को क्रिएट कराना था, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिले कराना था, ठीक है, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को इनहिबिट कराना था, और इसके अलावा आपने उसने फूड के रिस्पॉन्स में आपके बीटा सेल से इंसुलिन को भी रिलीज कराना था, ठीक है, और इंसुलिन फिर अपना काम करेगी जो कि उसका काम है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, DPP4 का इनहिबिटर दे दें, ठीक है, जो कि हमारे पास सीटाग्लिप्टिन है, अगर हम इसका इनहिबिटर दे दें तो इट मीन्स के GLP-1 भी डिग्रेड नहीं होगी और सारे जो GLP-1 ने काम करने थे वो इस ड्रग की वजह से होंगे, ठीक है। DPP4 is an inhibitor of GLP-1 but sitagliptin is an inhibitor of DPP4, so there is no inhibition of GLP-1 and GLP levels are raised। और जो जो काम GLP-1 ने कराए थे, जैसे अभी हम पीछे एक्सिनाटाइड वाले ड्रग्स पढ़कर आए हैं, वो सारे काम भी ये ड्रग कराएगी, ठीक है। इसको भी मोनोथेरेपी के तौर पर दे सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स भी दे सकते हैं, ठीक है। कहता है एक्सिनाटाइड की तरह ये भी इंसुलिन रिलीज को प्रमोट कराता है, ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को इनहिबिट कराता है, एनोरेक्सिक इफेक्ट है। एनोरेक्सिया का मैंने आपको बताया हुआ है कि एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, मेनली फीमेल्स में होती है कि भाई मोटे होने के डर से वो कुछ खाती नहीं है, ठीक है, इसका थोड़ा बहुत एनोरेक्सिक इफेक्ट भी होता है। और बाकी हेडेक, नेजोफेरेंजाइटिस और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, क्योंकि इसके नाम के शुरू में सीता वर्ड आ रहा है ना, ये याद रख लें कि सीता जो है ना उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन था। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जब आपको पता है, नज़ला जुकाम वगैरह आपको हुआ हो तो उसकी वजह से हेडेक वगैरह भी साथ होती है, सर बहुत भारी भारी होता है। नेजोफेरेंजाइटिस नोज से रिलेटेड है, ठीक है, नेजोफेरेंजाइटिस आपका जो फेरेंक्स का नेजल पार्ट है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। कैनाग्लिफ्लोजिन जो है ये SGLT2 इनहिबिटर है, इसको बड़े डिटेल से हम लोग जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या काम होता है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होता है उसको इसने इनहिबिट कराना होता है। ये ट्रांसपोर्टर नॉर्मली सोडियम और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा होता है किडनी से, लेकिन अब ये इनहिबिटर है, इनहिबिट है ये ट्रांसपोर्टर, नो सोडियम ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन और बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स जो है वो कम हो जाएंगे। मेन एडवर्स इफेक्ट्स इसके ये हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था CVS वाले चैप्टर में भी, कि जब ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं होगा इट मीन्स कि वो आपकी यूरिन में ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जब यूरिन में ये ज़्यादा रिलीज होता है तो शुगर का जब आपके यूरिनरी ट्रैक के साथ ज़्यादा कांटेक्ट होता है तो उसकी वजह से UTIs हो सकते हैं, ठीक है, जेनिटल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। बाकी ये है कि ऑस्मोटिक डायूरेसिस कैन ऑल्सो कॉज इंट्रावास्कुलर, ऑस्मोटिक डायूरेटिक तो नहीं है वैसे ये, ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस कैन आल्सो कॉज इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कंट्रैक्शन एंड हाइपोटेंशन। बाकी अगर हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स को भी यूज़ करें तो उसका भी यही काम होता है कि अपने ऑस्मोटिक इफेक्ट की वजह से वो अदर सोल्यूट्स को भी अपने साथ होल्ड करके रखता है, उसको भी बॉडी से बाहर ले जाता है, वाटर को भी बाहर ले जाता है, जिसकी वजह से आपका इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम हो सकता है, मे बी हाइपोटेंशन भी हो जाए उसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपके जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से, सारे ड्रग्स जो है वो कंप्लीट हो गए। यहाँ तक बताएं, कुछ समझ ना आया तो पूछ लें, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो है ना वो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस है, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज है हमारे पास। अपनी तरफ से आप ना म्यूट कर दें। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज में वो क्या कहता है कि पेशेंट को ना हमने पहले तो डाइटरी इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि भाई आप अपनी डाइट को मॉडिफाई करो, शुगर वगैरह का इनटेक कम करो, एक्सरसाइज वगैरह। टाइप 1 में तो वैसे लीन पर्सन होता है, उसमें एक्सरसाइज इतनी ज़रूरी नहीं होती। अच्छा, पैरेंटेरल इंसुलिन आप दे सकते हो, जो अभी हमने इंसुलिन पढ़ी वो सारी पैरेंटेरल ही थी, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है, ये सारा कुछ। ये क्या है कि आप इंसुलिन दे सकते हो, पैरेंटेरल इंसुलिन मिक्सचर में आपने देनी है, ठीक है। शॉर्ट और लॉन्ग एक्टिंग को कंबाइन करके दे सकते हो, क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग बेजल कंट्रोल कर रही होती है और जो शॉर्ट एक्टिंग है वो आपके मेनली पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल कर रही होती है। आपने सिर्फ खाने के बाद वाली ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं करना होता, डायबिटीज वाले पेशेंट में आपने फास्टिंग ग्लूकोज को भी कंट्रोल करना होता है। बाकी ये है कि प्रेमलिनटाइड भी आप दे सकते हो। देखिए, प्रेमलिनटाइड इज एन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग, ये भी मे बी आपका SCQ है या पता नहीं, शायद वैसे ही पॉइंट है एक,
कि ना जो सारे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं वो मेनली हम टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेमलिनटाइड इज़ एन ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग, सॉरी। तो लेकिन स्टिल आप इसको टाइप 1 डायबिटीज़ में यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। प्रेमलिनटाइड को भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अपने पेशेंट से कहना है कि अटेंशन रखे कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। आपको किसी दिन ऐसा होता होगा उसके साथ कि वो ड्रग्स भी सारा कुछ ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, लेकिन फिर भी उसके शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो अपने पेशेंट से कहना है कि ध्यान रखे कि उस दिन में उसने ऐसी कौन सी एक्टिविटी की थी जो कि मतलब यूजुअल नहीं थी। जैसे कि क्या है कि स्ट्रेस वाली कंडीशन हो सकती है, मे बी कोई इन्फेक्शन हुआ हो साथ उसको, ठीक है, या रेगुलर डाइट ना ली हो, उससे हटकर उसने डाइट ली हो, ठीक है, या एक्सरसाइज वगैरह, कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं। बाकी ये है कि लार्ज क्लिनिकल स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर ब्लड शुगर का टाइट कंट्रोल आपने करना है तो फ्रीक्वेंटली आप ब्लड शुगर टेस्टिंग करो, इंसुलिन इंजेक्शन देते रहो ताकि वास्कुलर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, ये सारी चीज़ों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पर रेटिनोपैथी। तो रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन इज इंक्रीज्ड इन टाइट कंट्रोल रजीम्स, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि अगर आप बिल्कुल टाइट कंट्रोल रजीम है कि एक पेशेंट है जो कि प्रॉपर्ली अपनी मेडिसिन भी ले रहा है, डाइट को भी बैलेंस रख रहा है, कभी ऊपर नीचे डाइट नहीं करता, क्योंकि पर्सन कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मीठी चीज़ खा ले, थोड़ी बहुत चाहे खा ले, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल टाइट कंट्रोल पे रखा हुआ है उसने खुद को, ठीक है, बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस भी वो फॉलो कर रहा है। तो इसकी वजह से कहता है हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शंस का रिस्क होता है कि मे बी उस वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, लेकिन इतना जो है वो बट नॉट एनफ टू ऑब्वियट द बेनिफिट्स ऑफ बेटर कंट्रोल। लेकिन वो कहता है कंट्रोल करने के फायदे ज़्यादा हैं, ठीक है, इतना रिस्क हाइपोग्लाइसीमिया का नहीं है जितना के हाइपरग्लाइसीमिया होके ओवरशूट होके आपका अदर इफेक्ट्स आने का। इसलिए बेहतर है कि टाइट कंट्रोल में ही रखो हाइपोग्लाइसीमिया वाले एक इफेक्ट को साइड पे रखते हुए। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या है, ठीक है, ये 2-4 पॉइंट्स हैं, आपको पता है, ये तो मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, लेकिन लाज़मी है आपने एक-एक लफ्ज़ लिखना है, ठीक है, बस 3-4 बातें जो मेन है वही आपने लिखनी है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या है, ये यूजुअली प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होती है, ठीक है, और थेरेपी जो है वो चेंज होती रहती है ओवर द टाइम। इट बिगिन्स विद, आपने क्या करना है इसमें पेशेंट को वही बताना है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें, क्योंकि ये ओबीस पर्सन्स होते हैं, तो आपने इसको बताना है कि वो अपने वेट को भी रिड्यूस करने की कोशिश करें। इनिशियली ड्रग थेरेपी में मैंने आपको बताया मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग मेटफॉर्मिन होता है, तो आप मेटफॉर्मिन ही देते हो पेशेंट को, ठीक है। और इनिशियली मोनोथेरेपी भी होती है, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर जो है वो हो सकता है कि ये मोनोथेरेपी जो है वो काम करना छोड़ दे। उसके बाद ये है कि नॉन इंसुलिन एंटी डायबिटिक ड्रग्स को आप फिर कम्बिनेशन में देना शुरू कर देते हो ताकि बेटर कंट्रोल अचीव किया जा सके। पहले आप सिर्फ मेटफॉर्मिन दे रहे हो मोनोथेरेपी के तौर पर, अब आप इन कम्बिनेशन देना शुरू कर देते हो ड्रग्स को, ठीक है। फिर क्या है कि टाइप 2 के अंदर क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है और समटाइम्स इंसुलिन की इनएडिक्वेट प्रोडक्शन भी होती है, तो इसलिए बेहतर है कि आप ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ साथ कोई ऐसा ड्रग भी दो जो कि ऑगमेंट करे इंसुलिन की सप्लाई को, जैसे या फिर इंसुलिन ही खुद देना शुरू कर दो, ठीक है, या फिर आप इंसुलिन स्क्रीटोगॉक्स दो, जिसमें हमने देखा था कि वो पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करके इंसुलिन की रिलीज को इन्हेंस करें। तो बेहतर है कि क्योंकि दोनों चीज़ें पेशेंट में साथ साथ चल रही होती हैं, या किसी में एक ज़्यादा होती है एक कम होती है, या मेनली दोनों भी रीजंस हो सकती हैं, इसलिए आप इनमें ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स के साथ साथ विद टाइम आप इंसुलिन पे भी आ जाता है पेशेंट। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स जो हैं वो फास्टिंग, और मैं ये आपने खुद देखना है कि कौन से ड्रग्स जो थे वो फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल दोनों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और कौन से ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ पोस्ट प्रेंडियल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसकी शॉर्ट लिस्टिंग, अगर ये लाइन आपने बुक वाली ही करनी है, लेकिन लाजमी करें, इसको छोड़े नहीं। मे बी एससीक्यू में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी ये है कि अगर डाइट कंट्रोल करते हो तो उसकी वजह से वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिक ड्रग्स आ जाते हैं जिसमें ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन को बड़े अच्छे से जो है वो हमें पता है इसका क्या होता है। ये हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में रिलीज होता है, जो आपके ए सेल्स या अल्फा सेल्स होते हैं पेंक्रियाज के, वहाँ से ग्लूकागोन जो है वो रिलीज हो रहा होता है। इट इज ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के जरिए से काम करता है, ठीक है। हार्ट में भी होता है, स्मूथ मसल्स में भी होता है, लीवर में भी होता है। ग्लूकागोन जो है इन जगहों पर क्या करता है, हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है, हार्ट फोर्स को भी बढ़ा देता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ा देता है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ये इंक्रीज करता है, ठीक है, और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। यानी कि इसके सारे वो काम हैं कि इसने आपके ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया करवाना है। तो ये कैसे कराएगा कि ये आपके लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, ठीक है।
और इसके अलावा ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है उसको भी तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इसने आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाना है। एक तो ये करेगा कि स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ के ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ाएगा ब्लड में। दूसरा काम ये करेगा कि ये आपका जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स है उनको एटीपी के तौर पर यूज करना शुरू कर देगा, ताकि ग्लाइकोजन के रिजल्ट में जो ग्लूकोज बन रही है वो यूटिलाइज ना हो और ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहे। बाकी ये है कि अगर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है पेशेंट्स में तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसको इंट्रामस्कुलरली आईएम और आईवी भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये है कि बीटा ब्लॉकर ओवरडोजेज की मैनेजमेंट में भी इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये सीएएमपी के लेवल्स को बढ़ाता है, ठीक है, और ये आपके डिप्रेस्ड हार्ट को स्टिमुलेट करता है विदाउट रिक्वायरिंग एक्सेस टू बीटा रिसेप्टर्स। ये नहीं है, बेशक ये बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट नहीं करता। आपको पता है हार्ट के जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली हार्ट रेट को और हार्ट फोर्स को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन ये बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करने की इसको ज़रूरत नहीं होती। ये ना ही आपके बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये CAMP के लेवल्स को आपके कार्डियक सेल्स के अंदर बढ़ा के जो डिप्रेस्ड हार्ट है उसको स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। अगर किसी के अंदर बीटा ब्लॉकर का ओवरडोजेज हो गया है, आपको पता है बीटा ब्लॉकर्स हम लोग जो है वो उसके एडवर्स इफेक्ट्स में ये आपने पढ़ा था कि कार्डियक डिप्रेशन हो सकता है। अगर किसी को बीटा ब्लॉकर ओवरडोजेज हो गया तो उसमें आप ग्लूकागोन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये वाली कि इसको बीटा ब्लॉकर ओवरडोजेज में यूज़ करते हैं, MCQs के लिए भी, वाइवा क्वेश्चन के लिए भी, वैसे भी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात कि इसको IVIM दोनों यूज़ किया जाता है। तीसरी बात कि ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, ठीक है।